किडनी के बारे में किडनी के बारे में थोड़ा सा रिमेम्बर कराएंगे और फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। किडनी और जिसे एक और क्या नाम जाता है, गुर्दा। ये गुर्दा वर्ड भी इसी को कहा जाता है। बहुत से वर्ड कहते हैं ना कि गुर्दा है नहीं है तेरे अंदर, वो थोड़ा इसी का वर्ड होता है। ये थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर है। देखिए ये थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर उस कल भी बताया था, फिर दोबारा एक बार और देख लीजिए। ये चीज आपको बताई थी, ठीक है। तो किडनी में आपको बताया था कि इसी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, दोनों साइडों में ग्रंथि होती है, जिसे कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? इसे बोलते हैं अधिवृक्त ग्रंथि, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिनल ग्रंथि। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन में आपको बताया था कि ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये जो मोटा वाला पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोर्टेक्स। दूसरा जो अंदर वाला होता है इंटरनल, इसको कहा जाता है मेडुला कहा जाता है, याद रखिएगा। या तो रेनल मेडुला होता है, इसमें क्या होता है, हमारी किडनी के ऊपर एक एडिनल होता है जिसे अधिवृक्त कहा जाता है। दूसरा इसमें एक जो बाहरी वाला भाग होता है तो इसे कहते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को भी अगर देखा जाए तो थोड़ी सी इस तरीके से परत होती है कोर्टेक्स की, ऐसे करके। ये इसके कह सकते हैं मोटा आवरण भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये कोर्टेक्स होता है, और जब इसको काटा जाए तो जो इंटरनल पार्ट होता है तो उसे कहते हैं मेडुला। दूसरा, कभी घबरा मत जाना कि एग्जाम में अगर वर्ड आ जाता है तो एक वर्ड लिखा हुआ आता है रेनल। तो रेनल का मतलब यह है कि जितने भी इसके किडनी के पार्ट्स होंगे, गुर्दे के पार्ट्स होंगे, तो हर पार्ट्स के आगे क्या लिखा होता है? रेनल लिखा होता है। अब इसी तरीके से आपको बताया था कि इसका जो प्रवेश द्वार होता है, तो ये काम क्या नाम होता है? तो ये होता है रेनल हाइलम। या हो सकता है कि केवल आपको हाइलम ही दे दे, है ना, क्योंकि रेनल तो सभी के लिए यूज होता है, तो ये कहलाता है रेनल हाइलम कहलाता है। दूसरा, ये जो नलिकाएं होती हैं तो ये क्या कहलाती है? मूत्र वाहिनी कहलाती है, यानी ये मूत्र वाहिनी। दूसरा ये क्या कहलाता है? तो मूत्राशय कहलाता है। और तीसरा ये होता है मूत्र द्वार। तो तीन कंडीशन में समझ, एग्जाम में पूछा गया कि आप जो है गुर्दे में, यानी जो मूत्राशय है ये यूरिन का है, तो उसका आरोही क्रम सजाइए। तो हमें समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले अगर इसका आरोही क्रम में देखते हैं तो सबसे पहले किस में आता है? किडनी में आता है, यानी किडनी उसको रिलीज करेगी, और किडनी के बाद किस में जाएगा? मूत्र वाहिनी में जाता है, याद रखिएगा, मूत्र वाहिनी में जाता है। और मूत्र वाहिनी के बाद किस में जाता है? मूत्राशय में जाता है। और लास्ट में किस में जाता है? मूत्र द्वार, यानी मूत्र द्वार कहते हैं। तो ये क्रम भी याद रखना है कि मूत्र का यानी यूरिन का जो निर्माण होता है तो वो किडनी से आपके मूत्र वाहिनी और मूत्राशय और क्या हो जाता है? मूत्र द्वार। दूसरी कंडीशन में याद रखना है कि मूत्र वाहिनी का जो प्रवेश द्वार होता है किडनी के लिए, तो उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना कि ये कौन सा होता है? रेनल हाइलम होता है। इसकी बेसिक बात देखते हैं जो हमने जानती भी थी कि बेसिक में अगर देखा जाए तो किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन होता है परास में देखा जाए तो 150 से 180 ग्राम, और लगभग में 170 ग्राम। दूसरा, इसकी ऊंचाई कितनी थी? क्या इसकी लंबाई कितनी थी? 8 से 10 सेंटीमीटर थी। तीसरी, इसकी मोटाई अगर देखा जाए तो मोटाई 3 से 4 सेंटीमीटर थी। चौथी कंडीशन में इसका अगर रंग देखा जाए तो लाल भूरा रंग था इसका। फिर इसका आकार जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, यानी बीन्स के आकार का होता है, जिसे क्या कहते हैं? सेम। सबसे ज्यादा वर्ड पूछे जाने वाला सेम है। सेम के आगे सोयाबीन भी कह सकते हो, राजमा भी कह सकते हो, या एनीथिंग जो भी ऑप्शन आ जाए। तो ये इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है जो हमें थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा, जो किडनी होती है तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी कहा जाता है।
और इसके वैज्ञानिक क्या कह सकते हैं, इसके डॉक्टर या इसके नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये इसकी एक बेसिक बात थी जो आपको सबको पता होनी चाहिए और हमेशा याद रहनी चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तीसरी कंडीशन में देखें तो इसका जो कार्य होता है, तो मोस्टली अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग भी कौन सा है, यही है। यानी उत्सर्जन जो अंग है तो आपका वो कौन सा है, किडनी है। ये याद रखिएगा कि गुर्दा है। ठीक है, इतनी सी बात इसमें याद है कि सबसे मोस्टली कौन सा है, किडनी है। इसके अलावा भी आपको कौन कौन से बताते हैं, त्वचा होती है, इसके अलावा फेफड़े, और चौथा यकृत भी क्या कहलाता है, उत्सर्जी अंग कहलाता है। तो इन सब के बारे में हमने देख लिया था और थोड़ा सा इनके पार्ट्सों के बारे में देखा था कि ये सारे इनके पार्ट्स होते हैं। दूसरा जो सबसे मोस्टली वर्ड है जो नेफ्रॉन कहलाता है, आपको याद भी होगा कि नेफ्रॉन ही क्या होता है, किडनी की क्या है, इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है या इसी से मिलकर बना है। यानी सेवरे नेफ्रॉन ही होता है। जैसा आपने देखा होगा जो गन्ना होता है तो गन्ने में जो हम उसकी डंडी काटते हैं तो आपने ध्यान होगा छोटी छोटी बारीक सी एक लेयर सी होती है, जैसे पाइप टाइप होती है और उन्हीं में रस होता है। सारी जो पाइप्स होती हैं अगर ऊपर से काटा जाए, बहुत गौर से देखा जाए तो सारी छदी छदी नलिका से दिखाई देती है। नेफ्रॉन भी ऐसा ही है कि पूरे गुर्दे में ही क्या है, ये नेफ्रॉन होता है। यानी कह सकते हैं उसकी छोटी छोटी नलिकाएं होती है। नेफ्रॉन क्या है, एक तरीके की नलिकाएं हैं और इनके बारे में ही हमें थोड़ा सा विस्तार से देखना है कि नेफ्रॉन की नलिकाएं होती है। तो याद रखिएगा ये सारी ही क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। दूसरा आपको बता दें कि एक गुर्दे में लगभग कितने मिलियन होता है, 1 मिलियन के लगभग बराबर होता है। दोनों में देखा जाए तो 2 से 2.5 मिलियन हो जाता है, लेकिन अप्रोक्स में 1 मिलियन या इससे थोड़ा सा ज्यादा लगभग इतना होता है। तो ये नेफ्रॉन की बात भी याद रखिएगा कि सबसे छोटी इकाई हमारी जो किडनी की है तो वो क्या है, नेफ्रॉन है। क्लियर है? तो इतना हमने इसके बारे में जाना था कि ऐसे ऐसा कुछ होता है। ठीक, इसके बारे में आगे देखते हैं। अब देखेंगे नेफ्रॉन क्या होता है और सबसे ज्यादा इसमें कैसे कैसे वो वर्क करेगा, कैसे कैसे वो हमारे खून से यूरिन को बनाएगा और उसको कैसे कैसे छानेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसके बारे में आपसे चित्र के बारे में भी पूछा जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा। तो हेडिंग डालेगा नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। चित्र को है ध्यान से समझना क्योंकि ज्यादातर चित्र की डेफिनेशन है, बाकी तो सब कुछ है। तो सबसे पहले एक ये सी आकार का कुछ ऐसा करके होता है, ऐसे करके ये सी आकार का कुछ होता है। फिर यहीं से एक नलिकाएं ऐसे जाती है। चित्र को पहले थोड़ा सा समझ लेना, बाद में उतारना। फिर एक नलिका ये थोड़ा सा नीचे को झुक जाती है ऐसे करके, और फिर ये थोड़ा वापस ऊपर उठ जाती है ऐसे करके, और फिर वापस कुछ लहरें ऐसे ही बन जाती हैं, यानी ऐसे करके। और फिर ये लहरें बनने के बाद एक स्टैंड यानी एक नलिका से ऐसे कनेक्ट हो जाती है। यहां से थोड़ी सी नलिकाएं कनेक्ट होती हैं इस तरीके से कुछ ये करके, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाती है। तो ये होता है नेफ्रॉन का चित्र। अभी ध्यान से देखना। अब इस नेफ्रॉन वाले में यानी इसमें कुछ ऐसे करके जाली सी होती है। ये इस तरीके की जालिका होती है। तो ये नेफ्रॉन का चित्र है, बहुत ध्यान से देखना। चित्र को जिसने समझ लिया, समझ लिया, डेफिनेशन ही पूरी समझ ली। कह सकते हैं कि जैसे गन्ने में एक उसकी सीख होती है, उसका बाल होता है, सेम कंडीशन किडनी में एक नेफ्रॉन जो कि 1 मिलियन की संख्या में, उनमें से एक नेफ्रॉन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। बात आ रही ना समझ, यानी बहुत माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा होगा, नग्न आंखों से दिखेगा नहीं। तो जब उस एक नेफ्रॉन को वहां से निकालते हैं तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब इसकी बात है जिसने समझ ली वो पूरा हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो होता है तो आपको एक वर्ड लिखा है, लिखा मैंने कि बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल, इसको कहते हैं बोमन कैप्सूल। आपको याद होगा मैंने कहा था कि यदि हमारे जो है यकृत में, सॉरी किडनी में, अगर बोमन कैप्सूल को और नलिकाओं को रख दिया जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो कंडीशन समझिएगा कि ये बोमन कैप्सूल और ये सारी क्या है, नलिकाएं। और जो आपका नेफ्रॉन बन रहा है तो नलिकाओं से ही बन रहा है, और किससे बन रहा है, बोमन कैप्सूल से बन रहा है। बोमन कैप्सूल यानी जो ये सी आकार का होता है, इसका एक बार एग्जाम में आकार भी पूछा गया कि किस आकार का होता है, सी। तो याद रखिएगा बोमन कैप्सूल किस आकार का होता है, सी। अब इसमें जो जाली होती है तो ये जाली क्या कहलाती है, ये कहलाती है गिलो सेरुलस फिल्टर। ध्यान से समझिएगा, ये कहलाती है ग्लोसेरुलस फिल्टर। अब ये क्या करता है, सिर्फ क्या करेगा, एक तरीके से छानने का काम करेगा, जैसे इंजन वगैरह में होता है, सब कुछ में होता है। ये सब एक फिल्टर की तरह करता है, लेकिन ये फिल्टर किस लिए होता है, खून के लिए।
और जैसे तुमने देखा होगा इंजन वगैरह में होता है तो वो होता है एयर के लिए, यानी जब हवा को लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गादी मिट्टी सी भर जाती है। तो सेम कंडीशन समझिएगा, ये बोमन कैप्सूल होता है और ये ग्लिसरॉलस होता है जो फिल्टर का काम कहलाता है। अब इसके आगे जो ये चीजें हैं तो इनको बहुत एग्जाम में पूछा गया, यानी ये वाली कंडीशन, या कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ये जो इसकी मुड़ रहा है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है समीपस्थ, समीपस्थ कुंडली नलिका। ये कहलाता है समीपस्थ कुंडली नलिका। दूसरा, इसको एक और नाम से जाना जाता है अग्र वाहिनी, इसको ये भी नाम से जाना जाता है। दूसरा इसको, और ये अगली वाली जो होती है तो इन्हें कहा जाता है दूरस्थ, दूरस्थ कुंडली नलिका। ये कहलाती है दूरस्थ कुंडली नलिका। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, याद रखिएगा, ये सबको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, यानी कलेक्टेड डक्ट कहलाती है। तो ये कह सकते हैं, इन्हें कहते हैं संग्रहित नलिका। डक्ट को ही क्या कहा जाता है, नलिका कहा जाता है। और यहीं से कुछ एरो ऐसे करके आ जाता है, तो इसको जो एरो को कहते हैं तो इसको कहते हैं यूरिन फ्लो, यानी कह सकते हैं कि मूत्र का बहाव हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब हुआ कैसे होगा, अब आगे की बात समझिएगा। क्या होता है कि यहां से ऐसे करके एक नली जुड़ी होती है और एक नली फिर इधर को जुड़ी होती है, तो इस वाली नली को कहते हैं अभी वाहिनी और इस वाली नली को कहते हैं अप वाहिनी। इनका वर्क अच्छे से समझना कि अभिवाहिनी क्या होती है और अपवाहिनी क्या होती है। ध्यान से समझना कि नेफ्रॉन सिर्फ उसकी एक रेशा है जो कि एक सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, वो सारे वर्क कर रहा होगा, यानी ये इस तरीके से 1 मिलियन उस तरीके से हमारी किडनी में वर्क कर रहे होंगे, दोनों में लगभग 2.5 मिलियन। तो ये अभिवाहिनी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। तो क्या करता है कि सारे शरीर के ऑर्गन से, यानी हमारे शरीर के अंगों से ये क्या करता है, रक्त को लेता है, यानी अंगों से किसको लेगा, वो रक्त को लेगा, और ये रक्त यहाँ पर लाएगा और लाने के बाद हमारे किस में छोड़ देगा, नेफ्रॉन में छोड़ देगा, या सीधी बात कहें तो किडनी में छोड़ देगा। अब नेफ्रॉन में ये यहाँ पर रक्त आ गया, अब इसने अपना वर्क पूरा कर दिया, यानी यहाँ पर इसने रक्त को छोड़ दिया। अब वो रक्त क्या होगा, ये यहाँ पर फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। अब फिल्टर होने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे या जो भी हार्ड पदार्थ होंगे वो यहाँ रुक जाएंगे, और जो कि इसने वर्क कर लिया होगा अपना, यानी शुद्ध रक्त को कर दिया होगा, ये वापस इस नलिका में क्या कर देगा, वापस भेज देगा। या ये कह सकते हैं ये वापस किसके पास भेजेगा, शरीर के अंगों के पास भेजेगा। बात आई समझ में। हमारे जो शरीर जो है अंगों से जो ब्लड को लाएगा उसे क्या कहते हैं, अभिवाहिनी, अभिवाहिनी धमनी कह सकते हैं। और जो हमारी नेफ्रॉन से वापस शरीर तक लेके जाएगा वो अपवाहिनी धमनी कहलाती है। कंडीशन है समझ में। अब ये प्रोसेसिंग चलती रहती है, हर एक में चलती रहती है, 1 मिलियन में चलती रहती है। अब क्या होगा कि जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ आने के बाद आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, यानी जो किडनी है, तो किडनी हमें समझ में आने चाहिए कि किडनी करती क्या है। किडनी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो किसका निर्माण करती है, यूरिन का निर्माण करती है, मूत्र का निर्माण। और दूसरा कंडीशन में देखा जाए तो वो किसको छान नहीं है, रक्त को छान नहीं। अब रक्त में ही तो सब कुछ है, रक्त में क्या क्या होगा, हमारे ग्लूकोज भी किसमें होगा, रक्त में ही होगा। दूसरा आपके प्रोटीन भी किसमें होंगे, रक्त में ही होंगे। तीसरा आपके अमीनो अम्ल भी किसमें होंगे, रक्त में ही होंगे, अमीनो अम्ल। और चौथी कंडीशन में अगर देखा जाए तो वाटर भी किसमें होगा, रक्त में ही होगा। और इतना वाटर हमें चाहिए नहीं। सेम कंडीशन में हमारे ही रक्त में क्या होगा, यूरिया भी होगा और आपके यूरिक भी होगा, ठीक है ये। और तीसरी कंडीशन में देखा जाए तो अमोनिया भी हमारे ही रक्त में होगा, अमोनिया भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रक्त में है, लेकिन आपको यूरिया नहीं चाहिए, यूरिक नहीं चाहिए, और भी क्या नहीं चाहिए, अमोनिया, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं जहरीले पदार्थ हैं जो आपके ऑर्गन को खराब करते हैं। केवल हमें यही चाहिए, और इसमें भी हमें वाटर भी उतना ही चाहिए जितनी जरूरत है, बाकी नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें बाहर होंगी। अब यहां से क्या करेगा, जब ये समीपस्थ कुंडली में यहां से निकलेंगे नलिका में, तो ये यहां से आपके जो मिनरल्स होंगे उनको छांट लेगा और बाकी वो इधर को ही ढकेल देगा। और जब इधर को ढकेलेगा तो एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, तो भाई उसका नाम उसके नाम पे पड़ गया। इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले, हेनले, या कह सकते हैं हेनले की चाप, या हेनले का झूला भी आता है। तो याद रखिएगा ये यू आकार का क्या होता है, हेनले का झूला या हेनले की चाप होती है। अब यहां से
वो जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो पदार्थ है वो यहाँ से आते हैं और दूरस्थ में वो कंप्लीट प्रोसेसिंग हो जाती है और यहाँ से वो मिनरल्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं और जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो आपके जो है कलेक्टेड जो कि डक में छोड़ देता है, ये कह सकते हैं संग्रहित नलिका में छोड़ देता है। और अब वो प्रोसेसिंग क्या बन गया है, यूरिन बन गया। और यूरिन क्या होगा, इस लास्ट वाले पाइप के जरिए बाहर हो जाए, या कह सकते हैं ये वाले सारे पाइप किसमें जुड़े होंगे, इसमें आके, यानी मूत्र वाहिनी में। हर एक नेफ्रॉन के इस तरीके से हर एक नेफ्रॉन के वहां से कलेक्शन होंगे और हर एक नेफ्रॉन ने वापस इसमें किसमें जोड़ दिया होगा, मूत्र वाहिनी, और फिर मूत्राशय मूत्र द्वार द्वारा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये होती है नेफ्रॉन की संरचना और ये होती है हमारी किडनी की संरचना। इतना भी अगर आपने देख लिया तो एग्जाम में इन्हीं के पॉइंट पूछे जाएंगे। दोबारा समझिएगा कि हमारी बॉडी से जो खून को किडनी तक लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिवाहिनी धमनी कहते हैं। और हमारी किडनी से वापस ऑर्गन्स में बॉडी को यानी ब्लड को छोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अभिवाहिनी धमनी कहलाते हैं। सी आकार का जिसमें जो फिल्टर लगा होता है, या कह सकते हैं जाली लगी होती है, उसे क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं। और उसके अंदर जो जाली होती है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोरुलस फिल्टर कहते हैं। और ये वाली क्या कहलाती है, समीपस्थ कुंडली, और ये क्या कहलाती है, हैनले। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वर्ड ये है कि हैनले किस आकार का होता है, यू आकार का। और हैनले किस में पाया जाता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है। अगली कंडीशन में ये दूरस्थ नलिकाएं होती हैं और सारा कुछ निकलने के बाद जो अपशिष्ट बचता है वो कहाँ आ जाता है, संग्रह, और उसके द्वारा मूत्र द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक है, क्या हाँ, किडनी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या है कि हमारे अंदर 1 मिलियन इसमें होती है और 1 मिलियन इसमें होती है। तो आपने सुना होगा जैसे बहुत से फिल्मों में होता है, शराबी तो ज्यादा बोल देते हैं मेरे को 1 किडनी काफी है। 1 किडनी जब होती है तो किडनी में क्यों जी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किडनी क्या करती है, रक्त को छानने का काम कर रही है और यूरिन बनाने का काम कर रही है। जब किडनी आप किसी को ट्रांसफर करोगे तो उसमें क्या होगा कि 1 मिलियन काफी होती है। काफी होने का मतलब ये है कि आपको बता दें 24 घंटे में लगभग हमारी जो किडनी करती है तो 180 लीटर फिल्टर करती है, यानी खून, यानी हमारी ब्लड में 180 लीटर को फिल्टर करती है। अब आप सोच रहे होंगे हमारी बॉडी में तो 5 से 6 लीटर होगा, तो 180 का क्या, तो 180 का मतलब है आया गया ऐसे मतलब, तो वो 180 के लगभग हो जाता है। तो हमारी बॉडी में याद रखिएगा कि 180 लीटर खून को फिल्टर कर सकती है, तो इतनी जरूरत नहीं होती है। कह सकते हैं कि दोनों आराम से कम लोड पे करती रहती है। जब आप किसी को किडनी ट्रांसफर करते हो तो किडनी में होता क्या है, तो ये वाला पाइप कट कर दिया जाता है, ये वाले पाइप को कट करने के बाद ये इसी में कनेक्ट कर दिया जाता है, पहला। दूसरा, ये वाले जो पाइप है यानी ये जो शरीर के ऑर्गन होंगे तो ये भी कनेक्ट इसी में कर दिए जाते हैं। और जब कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो आपकी फिर एक ही किडनी क्या करती है, खून को छानना शुरू कर देती है। और एक किडनी इतनी पावरफुल होती है कि लगभग जब आप किडनी ट्रांसफर कर दोगे तो 10 से 15 साल आसानी से जी जाओगे, यानी बढ़िया वर्क करता रहेगा। लेकिन 10-15 साल के बाद लोड तो बढ़ रहा है, क्योंकि 2 जनों का काम कौन कर रहा है, एक। तो हो सकता है कि 10-15 साल के बाद थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाए, लेकिन 10-15 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती किडनी ट्रांसफर में, तो किडनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ग्लोमेरुलस भी आता है, ग्लोमेरुलस भी लिखा आता है फिल्टर, या तो ग्लोमेरुलस लिखा आएगा या ग्लोसेरुलस लिखा आएगा, दोनों एक ही बात है। तो किडनी ट्रांसफर अगर किसी की जान बचती है फैमिली में तो दे सकते हैं। और कोई बात, किडनी डैमेज कैसे होती है, जैसे कुछ भी आप नशीले पदार्थ खाते हैं तो आपको समझ में आया कि किडनी जो डैमेज होगी वो कैसे होगी। तो ये जो खून आया, हाँ भाई थोड़ा सा देख लो, हमारी जो बॉडी में जो ब्लड आ रहा है, हमारी जो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है यहाँ के लिए, यानी ग्लोमेरुलस में जो आएगा ब्लड आएगा, तो आपको पता है कि ब्लड में ये सारी चीजें होंगी, यानी अमोनिया भी हो सकता है, सारी चीजें होंगी। और आप जो भी कुछ खाते हैं वो आपके ब्लड में मिल जाता है ना। और जब वो ब्लड में मिलने के बाद यहाँ आएगा और यहाँ रहने के बाद वो यहाँ पर रुक जाएगा, और रुकने के बाद ये डैमेज हो जाएगा। अभी ध्यान से समझ लो किडनी डैमेज कैसे होती है, थोड़ा लाइफ में याद रहेगा। और जब ये डैमेज होगा तो यहाँ से जो ब्लड आया तो वो इसको यहीं पर नहीं रोक पाएगा, वो यहाँ को चला जाएगा। बात है समझ में, आपको पता चल जाएगा हमारी किडनी डैमेज हुई या नहीं, आपको भी पता चल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि अभिवाहिनी धमनी क्या करें, ब्लड लाए और ब्लड लाने के बाद यहाँ छोड़ दिया। अब हो सकता है कि आपने ऐसी चीजें खाई हो जिसकी वजह से जालिका नष्ट हो गई हो, यानी नेफ्रॉन की। अब वो नेफ्रॉन की ब्लड नहीं रोक पा रही, अब ब्लड नहीं रोक पा रही तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, अरे अब ब्लड को ये जो आपकी जो डक्ट्स होती हैं, ये आपके कह सकते हैं जो आपकी त्वचा होती है, अपसेसी अंग होते हैं, ये ब्लड को संग्रहित नहीं कर पाते, ये सिर्फ अवशोषी पदार्थ लेते हैं। जब ब्लड को संग्रहित नहीं कर पाएंगे तो ये ब्लड यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा।
संग्रहित नलिका, और संग्रहित नलिका में ब्लड आएगा तो वो कहां चला जाएगा, यूरिन में। और जब यूरिन में अगर ब्लड आया है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं किडनी में दिक्कत हो गई। बहुत लोग एकदम यूरिन में ब्लड आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किडनी में दिक्कत हो जाती है, तो ये ऐसा पता चल जाता है कि किडनी खराब नहीं, दोनों किडनी में नहीं जी पाएगा, लेकिन दोनों किडनी के साथ नहीं जी सकता, एक तो चाहिए उसको।